प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इसके पहले यानी कि एक दिन पहले मैंने आपको करंट की एक क्लास दी थी और उसी कड़ी में आज मैं आपको करंट की दूसरी क्लास देने जा रहा हूँ। ध्यान ये रखिएगा कि करंट की क्लास को देखिए ध्यान से और एक साथ नोट्स उसके साथ साथ बनाते जाइए और जो चीज़ें कुछ मौखिक बताई जा रही हैं वो भी ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ नाम, कुछ जगहें जो चर्चा में रहीं, कुछ व्यक्ति जो चर्चा में रहे और कुछ पुरस्कार। ठीक है, इसी तरह इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। 6 या 7 कड़ी में अक्टूबर और सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला चर्चित नाम है वो है करण राठौर। तो पहले ही इनकी पहचान देख लेते हैं, ये है कौन करण राठौर। तो उम्मेद होटल एवं रिजॉर्ट्स समूह के निदेशक। तो उम्मेद होटल की बात की जाए तो जोधपुर राजस्थान में सबसे पहले उम्मेद महल है, उसी में ये उम्मेद होटल खोला गया था। आगे चल के इन्होंने अपनी एक चैन बना ली, यानी श्रृंखला बना ली और देश के बड़े बड़े शहरों में इनके होटल हैं, जैसे अहमदाबाद। ठीक है, ऐसा ही और शहर है जहां इनके होटल हमको मिलते हैं। अब ये नाम चर्चा में क्यों आया? ठीक है, तो नाम इसलिए चर्चा में आया कि एक शब्द यहाँ देखिए, शेपा। ठीक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हिंदी में कहा जाए तो सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। तो सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अक्टूबर 2023 में। ठीक है, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी शेपा की स्थापना कब की गई? तो 2006 में। किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्या है? भारत इसका सेपा का कार्य क्या है? यानी अगर हम हिंदी में कहें तो सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का कार्य क्या है? भारत के सेवा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार अवसरों को सुविधाजनक बनाना। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र के तहत ही सेवा आती है। तो सेवा किसी भी प्रकार की सेवा, ठीक है, जैसे कोई पढ़ा रहा हो, ठीक, कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारा का सारा कौन सा क्षेत्र हुआ? तो ये सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत के सेवा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार अवसरों को सुविधाजनक बनाना। तो कोई जरूरी नहीं कि जो सेवा है मैं भारत में ही दूँ, हो सकता है कि किसी को मेरी आवश्यकता पड़े विदेश में, तो वो सुविधा जैसे मेरी आवश्यकता कहीं विदेश में पड़ रही है और मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए, तो इस संदर्भ में सरकार बहुत ही लचीली नीतियों के तहत हमें वहाँ तक भेजे। या जो सेवा का अवसर, हमारे यहाँ वैसे भी जनसंख्या अधिक है, सेवा के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर विदेश में भी अवसर मिल रहा है तो वो आसानी से विदेश में पहुंच सके, यही देखना इसका काम है। अगला नाम ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू। भारत के पड़ोसी देशों में से एक, स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, समुद्री पड़ोसी देश है और उसका नाम है मालदीव। तो मोहम्मद मुइज्जू क्यों चर्चा में है? मालदीव के नए राष्ट्रपति। अगर हम पीछे ध्यान में लेके जाए तो जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति बने थे मालदीव के, तब भी ये क्वेश्चन उस समय 3-4 एग्जामों में पूछा गया था। तो एक बार फिर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ध्यान में रखना है। मोहम्मद मुइज्जू कौन है? मालदीव के नए राष्ट्रपति। 17 नवंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। किसका स्थान लिया? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का स्थान लिया। ठीक है, अगला नाम जो चर्चा में है वो है माता अमृतानंदमयी। ठीक, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। इनको किस नाम से लोग पुकारते हैं वहाँ पे? अब इनका पूरा नाम जो है खाली कह सकते हैं दस्तावेजों में माता अमृतानंदमयी, लेकिन वहाँ के लोग जिनके लिए ये आराध्य हैं या पूज्य हैं वो इनको अम्मा के नाम से पुकारते हैं। ठीक, इनका उपनाम अम्मा। किस राज्य से इनका संबंध है? तो मुख्यतः केरल राज्य से इनका संबंध है, या केरल की हैं ये। कौन है ये? तो आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु हैं। चर्चा में क्यों रही? चर्चा में इसलिए रही कि वैश्विक शांति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें अमेरिका के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक, तो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। चौथा नाम जो है वो है कात्यायनी अम्मा। ये कौन है? इनका भी संबंध केरल से ही है। अगर हम देखें तो सबसे शिक्षित राज्य अगर भारत की बात करें तो कौन है? केरल, जहां साक्षरता दर सबसे अधिक है। उसी संदर्भ में आप इनको देखिएगा, केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला। केरल वैसे ही इतना साक्षर नहीं हो गया होगा,
जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ लोगों ने पहल की होगी और लोगों ने उनका साथ दिया होगा। उसी संदर्भ में इसको देखना है कि केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला थी कात्यायनी अम्मा, चर्चा में क्यों रही? 10 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया। ठीक है, अगला नाम, एक एक लाइन में इनको देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 28वें महानिदेशक बने। 30 सितंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जिनको GD देना है, UPP देना है, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सीमा सड़क संगठन वैसे भी चर्चा में आया था जब उत्तराखंड में जो सुरंग धसी थी सिलक्यारा, तो उस संदर्भ में भी ये चर्चा में BRO आया। सीमा सड़क संगठन का काम ही है भारत की सीमा पे सड़कों का निर्माण कराना। ठीक है, वो निर्माण इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ के लोगों को सुविधा हो, वो इसलिए कि सीमा तक अगर कभी इमरजेंसी पड़े, यानी कि आपातकालीन स्थिति आए, कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, तो उस संदर्भ में सेना तेजी से उन जगहों पर या युद्ध क्षेत्र में पहुंच सके, पर्वतों पर। ध्यान रखना, भारत के ऊपर के नक्शे में अगर हम देखें तो पूरब की तरफ चाइना और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पड़ोसी ही देश हैं, लेकिन जैसे आम पड़ोसियों के बीच में खटपट हुआ करती, वैसे हमारे बीच भी शत्रुता तो है ही है। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक 23 सितंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। अगला नाम जो है नवनीत मुनोत। ठीक है, तो HDFC जो बैंक है, HDFC एसेट मैनेजमेंट के MD एवं CEO हैं। ठीक है, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष बने। 16 अक्टूबर को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, म्यूचुअल फंड जो बेचे जाते हैं ना, उनके म्यूचुअल फंड कैसे बन रहे हैं, कैसे बिक्री हो रही है, कैसे लोगों को उसका धन मिल रहा है, ये सारा देखना इसी संस्था का काम है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला नाम दिनेश दास, ये कौन है, क्यों चर्चा में रहे? तो ये संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदस्य बने। 29 सितंबर को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और एक नाम और इसके साथ याद रखिएगा कि वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम अगर देखा जाए तो इस समय UPSC के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। इनकी भी नियुक्ति हाल ही में हुई है, इसलिए ये भी नाम चर्चित है, ध्यान में रखना होगा। 16 मई 2023 को मनोज सोनी ने शपथ ली। अब जब इन्होंने शपथ ली 16 मई को, तो उसके बाद होने वाले एग्जाम्स के पेपर उठा लीजिए। अगर 4 पेपर हुआ है तो उनमें से 2 पेपर में ये नाम पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी कि UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी। और ऐसे पूछ सकता है कि सितंबर में UPSC का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तब वो नाम होगा अपना डॉक्टर दिनेश दास। ठीक है, तो ये रहे चर्चित नाम। अब आते हैं कुछ चर्चित जगहों के बारे में, या कुछ चर्चित जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जगह क्यों चर्चा में रही, दोनों एंगल से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 2023। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि तिरुपुर। ठीक है, तिरुपुर क्यों चर्चा में है, लेकिन हमने अपने सुविधा के दृष्टिकोण से इसको इस तरीके से लिखा है कि 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 2023। क्वेश्चन भी वो हमसे ही ऐसे ही पूछेंगे कि 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया इसका आयोजन, तिरुपुर। कहाँ पे, तमिलनाडु, 11 से 14 अक्टूबर 2023 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि शहर। ठीक, यहाँ भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सरकार ने भारत के किस शहर को भारत का पहला या भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिला नहीं है, जिला नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शहर, यानी कि जयपुर जो सिटी है उसकी बात की जा रही है। तो राजस्थान के उदयपुर शहर को भारत के पहले वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। शायद मैंने थोड़ी देर पहले जयपुर बोल दिया, उसको उदयपुर समझिएगा। ठीक है, राजस्थान का जो उदयपुर शहर है वो भारत का पहला वेटलैंड शहर या वेटलैंड सिटी, और वेटलैंड को हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, तो पहला वेटलैंड शहर बनेगा कौन, उदयपुर शहर। उदयपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। 5 झीलें उदयपुर में स्थित हैं, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है, शहर के बीचों बीच। ठीक है, एक है पिछोला झील, एक है फतेह सागर, एक है रंग सागर, एक है
स्वरूप सागर और एक दूध तलाई। तो ये 5 झीलें इस शहर में हैं, इसलिए इसे जो है एक आर्द्र भूमि शहर के रूप में विकसित करने की योजना सरकार की है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा अपना कि विकास बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। अपना आंसर हो जाएगा जो, हाँ ये मैंने स्थान पे लिखा है, स्थान क्या है, मारेकश, और मारेकश कहाँ पे है, मोरक्को, और तिथि क्या थी, 12 अक्टूबर 2023। तो विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक का आयोजन मारेकश, मोरक्को में 12 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस बैठक में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री, ठीक है, कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। हैं भारत की वित्त मंत्री और भारत की कारपोरेट कार्य मंत्री, लेकिन इस बैठक में इनको विश्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भाग लेने के लिए कहा गया, यानी ऐसा कह सकते हैं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, अगला नाम जो चर्चा में है, क्या जगह जो चर्चा में है, वो है बरेली। क्यों चर्चा में रही, तो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जिसने अपने सभी परिषदीय स्कूलों में, ठीक है, जिला सभी परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा। स्मार्ट क्लास का मतलब कि कुछ सामग्री डिजिटली भी प्रदान की जा रही है, ठीक है, PDF फॉर्मेट में कुछ चीज़ें दिखा के समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला वो जिला जिसने अपने यहाँ पे सभी परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ की हैं या स्मार्ट कक्षाओं का संचालन करना शुरू कर दिया है, तो वो है बरेली। इसके साथ अन्य जिलों में भी ये व्यवस्था धीरे धीरे लाई जा रही है। ठीक है, लेकिन पहला महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर हैं वहाँ ये ध्यान रखना है कि बरेली वो पहला जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ के सभी परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करें, देखिए सत्यजीत रे, 2 पुरस्कार हैं मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ठीक, इससे किसे सम्मानित किया गया, तो पुरस्कृत व्यक्ति हैं माइकल डगलस, नाम याद रखना है आपको, माइकल डगलस। और ये है कौन, तो हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्माता। ठीक, ये पुरस्कार देता कौन है, ये पुरस्कार देगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से माइकल डगलस, जो हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार जब दिया जाएगा तो गोवा में नवंबर में ये पुरस्कार इनको दिया गया, और कब दिया गया, जब गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर में जब हुआ उसी दौरान। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर करंट देखिए, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रीय शब्द जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा और इसी पे ध्यान बना करके रखना है। राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन वो सीधा सा बनाते हैं कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 किस राज्य द्वारा दिया गया या किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, भारत सरकार, 3 राज्यों का नाम लिख देगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय है तो अमूमन हमारा ध्यान वही जाएगा कि हो सकता है भारत सरकार द्वारा दिया गया हो, लेकिन यहाँ क्लियर कर लीजिएगा ये पुरस्कार देता कौन है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और वही प्रदान भी करता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुरस्कार है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग या संस्कृत मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है, तो वो नाम है उत्तम सिंह। और उत्तम सिंह कौन है, संगीत निर्देशक हैं, फिल्मों में संगीत देते हैं। अक्टूबर 2023 में इसकी घोषणा की गई। पुरस्कार राशि यानी कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 के तहत पुरस्कृत व्यक्ति उत्तम सिंह को कितना धन मिलेगा, तो उत्तम सिंह को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कुछ करंट रहे, इन पे अपनी पकड़ बनाइए, इनको ध्यान से देखिए। ठीक, हाँ, पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा करंट की। इधर हम लगातार कुछ करंट पे काम करेंगे और उसके बाद हम आएंगे भूगोल पर, और जब हम भूगोल का एक चैप्टर खत्म करें तब तक भूगोल का एक चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भूगोल के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में या छोटे छोटे पार्ट में उसको हम देखेंगे, उसको आपको तैयार करना है। लेकिन जब तक भूगोल की क्लास अपनी ख़त्म हो
तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि जो विद्यार्थी ये यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने संविधान की क्लास में अनुच्छेद 78 तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 से उठाइए और 78 तक पूरा कर जाइए। साथ ही साथ संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हमने पीछे पढ़ी, संविधान सभा का गठन हुआ, चाहे क्रिप्स मिशन हुआ, वेबल योजना हुई, माउंटबेटन प्लान हुआ, ये सारा, ठीक है, ये सब तैयार कर डालिए। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे छूटता है। ठीक, इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतना तैयार रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।